नमस्कार, मेरा नाम राजशेखर है और मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मैं आपके सामने एक सनसनीखेज खबर लाना चाहता हूँ। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ 2014 में, तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के हिस्से में चला गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की आवश्यकता थी। उसके लिए जो ज़मीन इकट्ठी की गई, उसमें 1 लाख करोड़ का घोटाला हो सकता है, कम से कम 1 लाख करोड़। ये कैसे हुआ, मैं आपको इससे विस्तार से बताना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि मैं हिंदी में पहली बार कोई वीडियो कर रहा हूँ, सो कृपया मुझे आपका प्यार दीजिए। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। जो आंध्र प्रदेश था उसमें कोई राजधानी नहीं थी। इसके लिए नई राजधानी बनाने के लिए एक आवश्यकता थी। उसके लिए स्वामीनाथन कमीशन, एक एक्सपर्ट थे, उसका गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन राज्य सरकार ने, प्रदेश सरकार ने 3 मंत्रियों के चलते, मतलब नारायणा जी जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, और उनके साथ में 2 अन्य मंत्रियों को एक कमेटी में डालकर कमेटी की रिपोर्ट मंगाई गई, जिसके तहत अमरावती जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वो वहाँ पर राजधानी का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन स्वामीनाथन कमीशन ने ये कहा कि सरकारी ज़मीन पर, जहाँ पर सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर अगर राजधानी का निर्माण होता तो सही होता। और तब के प्रतिपक्ष नेता, विपक्षी नेता जगन मोहन रेड्डी जी का भी यही ख्याल था कि सरकारी ज़मीन में नई राजधानी का निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसके विरुद्ध में, इसके विपरीत, राष्ट्र सरकार ने किसानों द्वारा ज़मीन पूलिंग करके एक नई कॉन्सेप्ट लाई गई, जिसके तहत लैंड पूलिंग का नाम दिया गया। मतलब अगर सरकारी ज़मीन में अगर कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, राइट टू फेयर प्राइस लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन एक्ट जो है 2013 का, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो कुछ सुझाव दिए थे ज़मीन का एक्विजिशन किस तरह करना चाहिए। उसके तहत अगर वो करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये अलग ही एक नया लैंड पूलिंग का नाम देकर एक नया ज़मीन इकट्ठा करने का नया एक स्कीम लाई गई, जिसके तहत किसान को प्रति एकड़ 1000 स्क्वायर यार्ड जो है वो ज़मीन दी जाती है रेजिडेंशियल, और 200 से लेके 300 गज ज़मीन का जो वैल्यू है उसके ऊपर निर्भर करता है कि 2000 मिलेगा या 100 मिलेगा या 300 मिलेगा। ये 1000 स्क्वायर यार्ड जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसके अलावा जो है 300 गज या 200 गज या 100 गज एक कमर्शियल प्लॉट भी मिलेगा। कमर्शियल प्लॉट का आप जानते हैं बिजनेस के लिए लिया जाता है। इसका कीमत काफ़ी रेजिडेंशियल प्लॉट से काफ़ी गुना ज़्यादा होता है। इसमें घोटाला कैसे हुआ? एक लैंड पूलिंग स्कीम क्या है ये समझते हैं पहले। लैंड पूलिंग स्कीम जो है, जो भी किसान अपना ज़मीन इसके लिए देता है, तो उसको मैंने जैसे कहा कि 1000 गज रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाता है, 300 या 200 गज, करीब ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक किसानों को 200 गज तो मिल ही जाएगा। कुछ लोग जो है वो उसको 100 गज मिलेगा और बाकी जो है उनको 300 गज मिलेगा, क्योंकि उनका ज़मीन का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके तहत वैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और इसके तहत 25%, मतलब 1200 गज आप पकड़ लें एवरेज, तो 1200 गज मतलब 4840, 1 एकड़ में 4840 गज होते हैं, और किसान को जा रहा है 25%, करीब 25% जा रहा है किसान को। और 50% जो लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो लैंड पुलिंग एक्ट जो सरकार ने बनाया है, उसके तहत 50% जो है ना सरकार के पास रहेगी, रोड के लिए, अस्पताल के लिए, पार्क्स के लिए, एमिनिटीज़ के लिए, अन्य सरकारी निर्माणों के लिए। ये जो है ना 50% निकाल के बाजू रख दिया गया, और 25% जो भी लैंड बचता है वो उसे बेचकर ये नई राजधानी का निर्माण किया जाएगा। ये सरकार का, तब की सरकार का कहना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि जो भी 25%
लैंड बचती है उसे बेचकर हम 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए वो सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है। हमें किसी केंद्र सरकार या राष्ट्र सरकार के ऊपर हम निर्भर नहीं रहते। हम वो प्रोजेक्ट खुद ही अपने आप के लिए वो पैसा इकट्ठा करेंगे। ये सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही बढ़िया प्लान लगेगा। चंद्रबाबू नायडू कहते रहे कि दुनिया में ऐसा कोई लैंड पूलिंग कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बनाया जहाँ की हमने राजधानी के लिए, नई राजधानी के लिए खुद पैसा इकट्ठा करने के लिए अमरावती का जो बचा कुचा लैंड है 25% उसे बेचकर हम 1 लाख करोड़ रुपया हम इकट्ठा कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद में सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद जगन मोहन रेड्डी आए। वो कहते थे कि अमरावती में राजधानी नहीं रहेगी, अमरावती में केवल असेंबली रहेगी या विधानसभा रहेगी। वो चाहते हैं कि सेक्रेटेरिएट विशाखापट्टनम को जाए और हाई कोर्ट जो है कर्नूल को जाए। मतलब आंध्र प्रदेश के जो तीनों हिस्से हैं, तीनों हिस्से में कोई ना कोई उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो वो चाहते थे कि ये तीनों जो हिस्से हैं कैपिटल में, कैपिटल के जो 3 प्रमुख हिस्से हैं वो राज्य भर में बांटना चाहते हैं। वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम नहीं जाते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर यही सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट सरकारी ज़मीन में करते तो क्या होता? अगर यही प्रोजेक्ट अगर वो सरकारी ज़मीन में करते तो किसानों को जो देना 25% मतलब 1000 गज जो है ज़मीन है और 200 से लेकर 300 गज जो कमर्शियल प्लॉट है वो किसान को देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें 1 स्क्वायर इंच भी देने की ज़रूरत नहीं। 1 स्क्वायर इंच भी नहीं देते तो 50% सरकार के पास ये सारा ज़मीन होता। सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में अगर 25% आप बेचकर 1 लाख करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं सरकारी खजाने के लिए, तो अगर आप सरकारी ज़मीन में ये कैपिटल बनाते तो आपको 1 इंच भी किसी किसान को या किसी अन्य व्यक्ति को देने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब अगर यहाँ तो साबित हो गया कि आप अगर सरकारी ज़मीन में ये कैपिटल बनाते तो आपके पास अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपया खजाने में आता था। यहाँ तक तो आपको साफ होना चाहिए। दूसरा एक प्रावधान था, एक पॉसिबिलिटी थी तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास कि वो 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ज़मीन खरीदते, मतलब लैंड पूलिंग नहीं, लैंड एक्विजिशन करते, तो उनके पास कितना पैसा था और कितना पैसा खर्च होता था ये भी हमें देखना चाहिए। लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे ज़रूरत होती, तो उस समय सरकारी जो रेट था रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी जो ज़मीन की कीमत थी वो 3 लाख रुपये थी। 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत हर किसान को दुगनी रेट देना चाहिए। ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो उसके तहत किसानों को 6 लाख रुपए बनते थे, मतलब कानूनन 6 लाख रुपए किसानों को देने पड़ते थे 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। लेकिन उस समय ओपन मार्केट में, मतलब जो आम बिक्री होती है, स्टैम्प ड्यूटी के लिए हर कोई अपनी ज़मीन की कीमत कम करके घटा के बताता है, लेकिन जो लेन देन होती थी वो होती थी 5 से लेके 10 लाख के बीच में। वो खेत के ऊपर डिपेंड करता था, उसका रोड एक्सेसिबिलिटी और जो फसल होती थी उसके ऊपर वो डिपेंड करता था कि क्या कीमत होती थी ज़मीन की। तो उसके तहत 5 से 10 लाख रुपया प्रति एकड़ वहाँ ज़मीन बिक रही थी। मतलब ये 2014 का जब कैपिटल अनाउंसमेंट होने से पहले, मतलब राजधानी यहाँ बनेगी उससे अनाउंसमेंट से पहले वो 5 से 10 लाख के बीच में बिक्री होती थी। तो अगर मार्केट में, ओपन मार्केट में 10 लाख मिल रहे हैं तो लैंड एक्विजिशन को 6 लाख रुपए में कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो अगर चंद्रबाबू नायडू किसानों से लैंड एक्विजिशन करने के लिए मार्केटेड, जो मतलब जो मार्केट में जो लेन देन हो रही है उसका दुगना रेट अगर दे देते तो 10 लाख अगर पकड़ के भी चले, कम से कम 10 लाख भी अगर पकड़ के चले, अगर उसको दुगना रेट चंद्रबाबू नायडू किसानों को देते तो हर किसान खुशी खुशी अपना
ज़मीन कैपिटल के लिए दे देता। तो तब 1 एकड़ का कीमत चुकाना पड़ता था राज्य सरकार को 20 लाख रुपया। तो ज़मीन जो इकट्ठी की गई है वो 33,000 एकड़ इकट्ठी की गई है कैपिटल के लिए। अगर 33,000 एकड़ के लिए पर एकड़ 20 लाख के हिसाब से आपको बनते हैं 6,600 करोड़। अगर 6,600 करोड़ आप किसानों को देकर ज़मीन ले लेते, उनसे एक्विजिशन कर लेते, तो जैसे मैंने कहा किसानों को 1 इंच भी देने की ज़रूरत नहीं थी। तो वैसे बनते थे सरकार को 6,600 मतलब लाख में से 6,600 रुपया 6,000 करोड़ रुपया आप हटा दे तो जो भी बनता है 93,000 करोड़ 93,000 करोड़ जो भी है वो खजाने में आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर सरकार ने 30,000 पर एकड़ भी दे दिया किसानों को, 30,000 पर एकड़ भी दे दिया, तो 33,000 एकड़ अगर इकट्ठा करने के लिए आपके पास 9,900 माने 10,000 करोड़ में आप अगर 3 गुना मार्केट में जो बिक्री हो रही है उसकी 3 गुना भी आप ज़मीन का कीमत अदा करें तो आपको सारा 33,000 एकड़ किसानों से ये गवर्नमेंट के पास आ जाता, तो गवर्नमेंट के खजाने को 90,000 करोड़ का फायदा होता। तो ये चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं किए? चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं किए? इसलिए कि अगर आप सरकारी ज़मीन में हैं तो आप बिनामी लेन देन मतलब बिनामी खरीदारी नहीं हो सकती। सरकारी ज़मीन में बिनामी खरीदारी नहीं हो सकती क्योंकि वो ज़मीन जो है ना सरकारी रिकॉर्ड्स में है, वो खरीदारी नहीं हो सकती। अगर आपने लैंड एक्विजिशन किया मतलब 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत अगर आपने मार्केट में 30,000 पर एकड़ मतलब 3 गुना ज़्यादा कीमत जो लेन देन हो रही थी मार्केट में उसका 3 गुना ज़्यादा भी आप अगर कीमत चुकाते तब भी आपके पास 9,900 करोड़ में वो ज़मीन आपके पास आ जाती और उसमें आप भी बिनामी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लैंड पूलिंग एक ऐसा स्कीम है जहां आप बिनामी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको फायदा होगा। सो ये जो 1 लाख करोड़ का जो नुकसान हो रहा है सरकारी खजाने को, जा रहा किसके पास? ये उन किसानों के पास जा रहा है जिन्होंने जमीन दी है सरकार को। वो 33,000 एकड़ जो जमीन दी है उनके पास जा रही है। क्या सचमुच में ये जमीन सरकार के किसानों के पास है? नहीं। मतलब जब सरकार ने डिसाइड किया, स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आने से पहले जब 3 मंत्रियों ने सर्वेक्षण किया और उसमें अगर जब अमरावती को जब उन्होंने चुना तब से ही उन्होंने लेन देन लेना शुरू कर दिया और करीब करीब 40% भूमि जो है वो आ गई प्राइवेट लोगों के हाथों में। एक और चीज़ है, एक विद्या संस्था है, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उन्होंने 1 करोड़ के हिसाब से वहाँ पर एकड़ के हिसाब से वहाँ 200 एकड़ खरीद किया और उसमें 40 एकड़ में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई। बाकी जो 150-160 एकड़ जो है वो बैंक में गिरवी रख के करीब करीब पर एकड़ 6 करोड़ रुपए का उन्होंने कर्जा लिया और उसके साथ वो कुछ और बिजनेस कर रहे हैं। मतलब 1 करोड़ में खरीदी की और 6 करोड़ का लोन लिया। मतलब सरकारी वैल्यू जो है ना ज़मीन की इतनी बढ़ गई है कि जब वहाँ सेक्रेटेरिएट आ रहा है, जब वहाँ आपके पास असेंबली आ रही है और जहाँ हाई कोर्ट आ रहा है, तीनों के बीच में जो लैंड है ना वो मलाई बनती है, वो क्रीम बनती है। वहाँ पर जो है ना ये लाख करोड़ का घोटाला करना चाहते हैं। ये चंद्रबाबू नायडू का प्लान था। ये आंध्र प्रदेश के मीडिया में आज तक मैं एक 1.5 महीने से मैं कह रहा हूँ, तो हलचल शुरू हुई है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये नेशनल लेवल पे भी ये बात उठे और ये नेशनल लेवल पे डिबेट हो इसका। पहली बात जो बनती थी कि अगर सरकार के पास अगर 33,000 करोड़ ज़मीन की ज़रूरत है कैपिटल के लिए, क्या वहाँ पर सरकारी ज़मीन इतनी उपलब्ध है या नहीं? स्वामीनाथन कमीशन ने एक जगह 20,000 एकड़ जो है वो
फॉरेस्ट लैंड मतलब वन्य भूमि जो होती है ना, वन भूमि, वन आरक्षित भूमि होती है, फॉरेस्ट रिजर्व लैंड, उसका उन्होंने सिलेक्शन किया है। वो उसको अगर डिरिजर्व कर देते, वो अनारक्षित कर देते, तो अगर मिल जाती थी, सरकार के पास आ जाती थी वो, और वहाँ राजधानी बन सकती थी। एक और बात थी कि हैदराबाद जो है ना, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2024 तक हैदराबाद दोनों राज्यों के लिए, दोनों स्टेट्स के लिए राजधानी बनी रहेगी। ये विभाजन का जो एक्ट था उसमें लिखित था। सरकार को 6 महीने में राजधानी का भूमि डिसाइड करना, वहाँ पर ट्रांसैक्शन शुरू कर देना, इसकी हड़बड़ाहट की कोई ज़रूरत नहीं थी। 10 साल बचे थे सरकार के पास, 6 महीने में उन्होंने डिसीजन ले लिया। ये भी एक सोचने वाली बात है। और इसमें कई और चीज़ें हैं, मैं आगे आपको खुलासा करूंगा इसका। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने जो निर्णय लिया अमरावती में राजधानी बनाने के लिए, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसका आधार है सरकार का, आंध्र प्रदेश सरकार का जो है लैंड पूलिंग एक्ट, मैं आपको उसका कॉपी भेज दूंगा। उसका एक और आधार है लैंड CRD, कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक अथॉरिटी बनाई गई है। वो अगर ये लैंड पूलिंग सारा देख रेख जो है उसकी निगरानी में होगी, उसका भी जो है गजट में आपको पेश करूंगा। और 2013 का जो मनमोहन सिंह सरकार ने द राइट टू फेयर प्राइस ऑफ लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, ये जो एक्ट है ना, ये तीनों को अगर आप मिला के पढ़े तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जो निर्णय था, उसकी वजह से आंध्र प्रदेश के खजाना को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके बाद में जांच का ये विषय है कि ये 1 लाख करोड़ का जो लाभ है वो किसे मिल रहा है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये 1 लाख करोड़ जो है ना, इसका फ़ायदा किसको जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिए। आपके पास अगर कोई इसका मटेरियल आपको चाहिए तो मुझे ईमेल कीजिए CRSNAID@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए। मैं आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। धन्यवाद।